हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब जिसको बोलते हैं जीओसी, तो उसके अपन जे एडवांस के सवाल करने वाले हैं। जीओसी ऐसा टॉपिक है बच्चे कि जहाँ से मतलब पूरा ऑर्गेनिक में यूटिलाइज हो, उसके बिना आप पूरे ऑर्गेनिक को नहीं समझ सकते। तो डायरेक्ट सवाल जीओसी के पूछे जाते हैं कई बार, है ना। रिएक्शंस को समझने के लिए या मिड ना रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर भी सवाल इनके इंक्लूड किए जाते हैं, तो अपन यहाँ पे देखते हैं। और बाकी के पीवाईक्यूज वगैरह ना, मेंस के सारे पीवाईक्यूज और एडवांस के पीवाईक्यूज यहाँ पे जाके पीवाईक्यू खोजाना में जाकर आप प्रैक्टिस करते रहो, वहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपके पास रखे हुए हैं। ओके, अगर J1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अगर आपको J1 टीम से अगर आपको पढ़ना है तो डिफरेंट बैचेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अपना टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके अपना बैच में इनरोल कर सकते हो। जैसे ड्रॉपर बैच होता है, ड्रॉपर बैच में 11+12 का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाता है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, DPP जो स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ पे विद वीडियो सोल्यूशंस, अगर वो आप कर लेते तो कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में टास्क दी जा रही है, ओके, जो अपना जो 7-8 मंथ्स का जो बैच होता है, अगर इसको रेगुलरली आप फॉलो करते हैं तो आपको IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि लाइव इंटीग्रेटेड पोल्स होते हैं, क्योंकि देखो आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि उस सब्जेक्ट नॉलेज को विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर मेंस और एडवांस में आप उसको कैसे अप्लाई कर पाते हो। तो वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस लाइव इंटरेक्टिव पोल्स में आपको उस लेवल की प्रैक्टिस कराई जाती है ना, कि देखो कोई भी सवाल आप 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में जैसे JEE मेंस के सवाल को ऑन एवरेज 3 मिनट्स में आपको करना होता है। ओके, वैसे है ना, तो ये इंटीग्रेटेड पोल्स है ना, टाइम इंटीग्रेटेड पोल्स होते हैं, इसमें आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करते हो। और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इस बैच के अंदर आपका इंक्लूडेड है। जिसमें क्लास 11+12 का JEE मेंस प्लस एडवांस का बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिलेबस ये टीम आपका कराती है। और एनर्जीज फॉर द 11th, इसमें पूरा क्लास 11 का बेसिक से लेकर एडवांस तक, एंड प्रोडीज फॉर द 12th, है ना। तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस सब कुछ यहाँ पे मिलता है। यू कैन रिकमेंड इट टू योर सिबलिंग ऑल्सो, है ना। ओके, तो हाँ, अब देखो यार, ये सवाल था जे एडवांस 21 में। तो एक इस सवाल की जो फ्रेमिंग की गई थी, इस पैराग्राफ टाइप सवाल था, जिसमें एक रिएक्शंस के एक आगे वाला पार्ट रिएक्शंस वाला, 2 पार्ट थे इसके, और एक डायरेक्टली बेसिक जीओसी का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व था। अब इस सवाल के अंदर बोला गया था भाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज सेम एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो बोला कि भाई जो जितना एनर्जी रिलीज होगा उस बराबर होगा जितना उस बॉन्ड को तोड़ने में दिया गया होगा। फिर बोला गया इन गैसियस स्टेट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा भाई, होमोलिटिकली मतलब सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू, है ना, जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे जो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी ही रिलीज होगी, है ना, ये बोला गया। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अफेक्टेड बाय एस कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल फॉर्म। तो शॉर्टर बॉन्ड टिपिकली है ना, टिपिकली स्ट्रॉन्ग, छोटे बॉन्ड जो होते हैं मजबूत बॉन्ड होते हैं। ये सब कहानी यहाँ पे दी गई है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको, है ना, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे CCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, यहाँ पे CCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, यहाँ पे HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको डिफरेंट डेटा गिवन है ना, ठीक है, क्योंकि CH मतलब CS बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी होगी वो दी हुई है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में बोला गया करेक्ट मैच ऑफ द CS बॉन्ड, है ना, यहाँ पे CS बॉन्ड आपको बोला गया है, यहाँ पे डिफरेंट CS बॉन्ड दिए गए और उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आपको कंपेयर करना, पहला पार्ट है ना। अब इधर देखो किसी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने में, अब देखो है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अब देखो ऐसे समझो, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ऐसा क्यों बोला मैंने भाई, देखो जो रेडिकल है ना टूट के, जैसे सपोज यहाँ पे देखो, अब जैसे कि मुझे CS बॉन्ड को तोड़ना है, अब ये रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट, तो फट से रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड में, तो उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब भाई ये रेडिकल अगर स्टेबल है तो उसको तोड़ने में मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये फट से टूट के स्टेबल ना रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब ये रेडिकल अनस्टेबल है तो इसको फॉरवर्ड में भेजने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला गया अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आप बनाओगे, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। क्यों? सीधी सी बात है, अगर रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी तो सीधी सी बात है कम हीट देने पे ही वो टूट के फॉरवर्ड में चली जाएगी। अगर ये अनस्टेबल बन रहा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, फिर जबरदस्ती इसको ज़्यादा हीट देके भेजना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। आपने इस वाले कंपाउंड में, अब देखो यहाँ पे रेडिकल बना दो, होमोलिटिकली तोड़ना है, ओके, इधर से तोड़ दो इधर से तोड़ दो ना। तो पहले कंपाउंड को अगर आप देखोगे, पी कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पी कंपाउंड क्या है, इस तरह से 2 डिग्री रेडिकल है, तो ये क्या है 2 डिग्री रेडिकल आपका है। सेकेंड वाले कंपाउंड की मैं बात करूंगा, सेकेंड वाला कंपाउंड आपको CH2 रेडिकल और ये बेंजीन रिंग है। नाउ दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ओके, तो ये 2 डिग्री है, ये बेंजाइलिक टाइप का आपका ना। इसको आप देखोगे तो यहाँ से अगर इसको आप तोड़ते हो तो ये CH रेडिकल यहाँ बनता है, दैट इज द
CH2 और ये इसके आप देखोगे तो दैट इज द C रेडिकल ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब इसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे बच्चे, तो स्टेबिलिटी किसकी चेक करोगे आप? यहाँ से देखो स्टेबिलिटी मुझे बताओ, ये बेंजाइलिक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा होगा। रेडिकल इज लाइक कार्बोकेटाइन। अब आप ध्यान से देखो, नाउ दिस इज sp हाइब्रिडाइज, ओके, और ये sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा, तो ये अनस्टेबल है ना। तो कार्बोकेट रेडिकल को एज्यूम लाइक कार्बोकेटाइन यहाँ पे ना, जो कार्बोकेटाइन में जो ऑर्डर लगाते हो वो आप यहाँ लगा सकते हो। तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ ना, स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की अगर बात करते हैं बच्चे इस वाले केस में, तो आप मुझे बताओ किसका रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा? आपका रेडिकल आएगा Q वाला रेडिकल, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो Q देन आपका आ गया P, फिर आएगा R, फिर आएगा S, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आएगा। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा ना, क्योंकि ये क्या sp हाइब्रिडाइज है। नाउ दिस इज ये sp हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है, और ये sp2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आपका आएगा। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गए, तो इसका उल्टा लगा देना, S R P एंड Q इज द बॉन्ड डिसोसिएशन। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मतलब देखो इसका सबसे कम आएगा, है ना, सेकंड, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। तो Q अगर आप देखोगे तो Q सबसे ज़्यादा है स्टेबल है, तो इसकी सबसे कम आएगी। तो पहले का मैच आएगा आपका, यहाँ से आप देखो Q का मैच आएगा, Q है ना, Q का मैच आएगा 4, तो Q मैचेज विद द 4 है ना, तो एक ही ऑप्शन है, तो Q मैचेज विद द 4। ओके, P की मैं बात करूँगा, P आपका आएगा, P की बात करेंगे तो यहाँ से फिर सेकंड वाला, सबसे जो सेकंड ये वाला 95 है ना, थर्ड, तो कि जो आपका आंसर आ जाएगा दिस। तो अगर S की अगर हम बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी, दैट इज द 132, फिर उसके बाद में आएगी R ऑप्शंस। तो इस तरह से आपको पहला कंसेप्ट ठीक था। अब देखो हर पैराग्राफ सवाल के अंदर क्या होता है, एक सवाल सही होता है, ईजी होता है, दूसरा थोड़ा टफर साइड होता है, मतलब बेटर सवाल होता है। ओके, अब जैसे कि मैं बोलूँ, इसमें बोलो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको मिथाइल का क्लोरीन के साथ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शंस दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये देखो GOC दे रिलेटेड विद द रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड डायरेक्टली दे विल रिलेटेड विद द कार्बोकेटाइन रेडिकल वगैरह से भी ना, तो दो है ना रिएक्शंस में भी रिलेट होता है, इसलिए GOC को सही से पढ़ना। अब इधर देखो उन्होंने क्या बोला गया, अब बोला गया CS मीथेन प्लस क्लोरीन मिलके ये हेलोजिनेशन आपको कराया गया। ओके, और ये डेटा जो अपने को दिया हुआ था, ये डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपको गिवन थी ना। अभी इसको देखते हैं, तो बोला गया इनिशियल स्टेप इज एक्सोथर्मिक विद, है ना, एंथैल्पी जो है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिया -58 किलोजूल। तो इनिशिएशन स्टेप्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो फोटो हेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या होता है कि आपकी यहाँ पे लाइट फॉल डाउन होती है, और ये होमोलिटिकली क्या होते हैं, टूटते हैं, और 2 Cl रेडिकल बनते हैं। तो दिस इज द, इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो एंडोथर्मिक होगा ना। ओके, तो इसका जो एंथैल्पी होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, और वैल्यू कितना आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, इसमें से आप देखोगे तो CCl बॉन्ड को तोड़ने में जो हीट लगती है दैट इज 58 किलो केल। तो यहाँ से जो एंथैल्पी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव है, प्लस 58 किलो केल आएगा, जो कि उन्होंने एक्सोथर्मिक बोला, पहले हीट देना पड़ेगा। ओके, फिर बोला गया प्रोपगेशन स्टेप्स इन्वॉल्विंग CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक विद इतना। तो ये इनिशिएशन स्टेप्स है। अब प्रोपगेशन स्टेप्स में क्या होता है, प्रोपगेशन में आपका अभी जो रेडिकल बना Cl रेडिकल क्या करता है, ये इसके साथ मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा, अब इसके H को बाहर निकालेगा ना। तो ये कैसे ब्रेक होता है, इट विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, मीथेन का ना, ये CH3 और एक और H ले लो, तो ये इधर टूटेगा और इसको इस तरह से जोड़ दो। ओके, तो इट विल फॉर्म द CH3 रेडिकल प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। बोला गया प्रोपगेशन स्टेप्स इन्वॉल्व CH3 रेडिकल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब आप मुझे बताओ इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी का जो वैल्यू आएगा, अब देखो मीथेन से तो मिथेन रेडिकल, तो CS बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इस रिएक्शंस की जो एंथैल्पी आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, है ना, मीथेन टू CH3 रेडिकल में बोल दूँ। ओके, यहाँ से बोल दूँ, क्योंकि CH बॉन्ड की है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका बोलूँ मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड बोल दूँ मैं, क्योंकि CH ही तो बॉन्ड तोड़ रहे होंगे यहाँ से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, CH बॉन्ड की, इट विल बी द CH बॉन्ड, है ना, क्योंकि यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के अपन ने बनाया होगा। अब ये वाली रिएक्शंस देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, HCl बॉन्ड की, है ना। तो ये देखो ध्यान से देखो एक बार, रिएक्शंस को मैंने उल्टा किया है, तो दिस विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो ये क्या होगा, HCl बॉन्ड को तोड़ के ये लेके गए होंगे ना आप, तो रिएक्शंस का रिवर्स है ना, उल्टा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ
CH माइनस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ HCl करोगे ना, माइनस करोगे ना, क्योंकि ये रिएक्शन उल्टा किया आपने, ठीक है। HCl से Cl रेडिकल नहीं है, Cl रेडिकल से HCl है। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना है, तो अगर आप यहाँ से डेटा कर लोगे तो CH बॉन्ड का तो 105 है और HCl का कितना है 103 है। ओके, तो यहाँ से अगर बात करोगे तो ये 105 है, ये माइनस 103 है, दैट विल बी द 2 किलो केल, तो 2 किलो केल आएगा, तो जो कि आपका -2 दिया हुआ है, ये भी गलत है। फिर इसमें बोला गया प्रोपोगेशन स्टेप्स, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ना, कि पहली स्टेप्स में तो क्या होता है इस तरह से CH रेडिकल बनता है। फिर बोला गया प्रोपोगेशन स्टेप्स इन्वॉल्विंग CH3 रेडिकल फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक विद दिस वन। पहला स्टेप तो ये होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जो CH3 रेडिकल आपका है, अभी CH3 रेडिकल के साथ ये स्टेप नंबर C है ना, तो ये प्रोपोगेशन स्टेप में 2 होता है। तो अगर ये क्लोरीन Cl2 के साथ जब इसकी रिएक्शंस होती है तो इट विल फॉर्म द CH3Cl प्लस Cl रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो ये होमोलिटिकली यहाँ से रिएक्ट करता है। ओके, तो बोला गया प्रोपोगेशन स्टेप्स इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक विद दिस वन, तो प्रोपोगेशन स्टेप में कुछ इस तरह का बनता है। तो इसकी एंथैल्पी वैल्यू बताओ, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी का जो डेटा आएगा बचे कितना आएगा। अब आप मुझे बताओ, एक तो क्या है Cl2 से Cl रेडिकल जा रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी लगा दूं मैं, Cl2 की मैं बोल दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 बॉन्ड, और ये क्या है माइनस टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH3Cl। ओके, CCl बॉन्ड बोल दूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, CCl बॉन्ड की है ना, CCl बॉन्ड, क्योंकि CCl टूट के तो ये बना होगा, तो माइनस कर दो रिएक्शन को उल्टा करके। तो Cl2 की कितनी है बच्चे, यहाँ से अगर Cl2 की आप देखोगे तो ये है आपकी 58 और आपका ये है 58 है ना, तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, Cl2 है 58 माइनस CCl की बात करेंगे मतलब CH3Cl से, ओके सॉरी, तो ये तो Cl2 का रख दिया आपने, ठीक है, और CH3Cl से CH3 रेडिकल वाली की देख लेते हैं ना, CH3Cl से CH3, तो ये होता है 85, तो आप यहाँ से रखोगे -85, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा -22 किलो केल आ जाएगा, जो कि इन्होंने बोला है, सॉरी कितना आएगा यहाँ से अगर आप करोगे तो 85 में से कितना है, तो ये -27 आएगा, सॉरी नॉट 22, इट विल बी द 15 में से 8 गया तो 7, तो इट विल बी द -27, तो ये -27 किलो केल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो बोला गया ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये जो रिएक्शंस की एंथैल्पी है, ओके, तो इधर देखो, तो ये एनर्जी क्या आएगी बच्चे, इधर देखो, तो डी ऑप्शन की मैं बात करूं तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या आएगा बच्चे, आप मुझे बताओ यहाँ से ओवरऑल रिएक्शंस क्या आएगा। अगर आप ये डेटा को ध्यान से देखते हो ना, ओवरऑल रिएक्शन पता है कैसे आएगा ये, तो यहाँ से अगर आप नज़र घुमाओगे, यहाँ पे इधर देखो नज़र घुमाओगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अगर मैं बोल दूं 1 + 2 -3 और -4 कर दूं, तो आप इधर देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो मीथेन प्लस Cl2, और इन दोनों को रिवर्स करके ऐड कर दो, है ना, तो प्रोडक्ट साइड तो CH3Cl चला जाएगा और ये HCl चला जाएगा, ये वाले कंपाउंड इस तरफ आ जाएंगे, तो इस जब वो उस तरफ जाएगा तो CH3 से CH3 कट जाएगा, और ये उस तरफ जाएंगे तो H से H कट जाएगा, और ओके ठीक है डन, और ये क्लोरीन और क्लोरीन उधर रेडिकल जाएगा, तो ये इधर रहेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो यही वैल्यू है कि ओवरऑल एंथैल्पी की। तो इधर देखो, इसको आप ऐड करोगे 105 + 58 -85 -103 करोगे ना, तो ये ओवरऑल एंथैल्पी का जो वैल्यू आएगा ना, ये ओवरऑल एंथैल्पी का वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका -25 किलो केल के बराबर ये आएगा, तो -25, तो ओवरऑल रिएक्शंस विल बी देयर, तो इस तरह से है ना, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। आप इसको ये भी बोल सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड, है ना, ठीक है, तो ये बोल सकते हो, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड, तो वही कहानी है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो सवाल को डायरेक्टली ना, वही है, मतलब इक्वेशन का रिवर्स करना यही वैल्यू है। हाँ, इसको आप देखिए, विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 5 चूज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, 1 to 5 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। डिफरेंट कंपाउंड्स आपको हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन है, बोला गया एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। तो पहले कंपाउंड में जब आप इसको रिमूव करोगे कार्बोनाइन होगा, कार्बोनाइन क्या होगा, अभी 3 बेंजीन रिंग के साथ है ना, ये आपका रेजोनेंस करेगा, वो आपको पता है एसिडिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो पहला कंपाउंड क्या अच्छा खासा एसिडिक है,
ठीक है, ये एसिडिटी इसकी किस वजह से आएगी, दैट इज ड्यू टू द यहाँ पे रेजोनेंस है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब ये बेंजीन रिंग के साथ इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। बोला गया कॉन्जुगेट बेस ऑफ 4 इज द एरोमेटिक। आप जब इसमें H+ को रिमूव करोगे तो ये कहना H+ को रिमूव करने के बाद ये कंपाउंड क्या आएगा, अब देखो नेगेटिव चार्ज तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, तो इट विल बी द, और ये H+ बाहर निकल गया तो ये एरोमेटिक आएगा, तो ये भी सही है। ओके, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज द NO2 सब्स्टिट्यूएंट। तो बोला गया कंपाउंड सेकंड पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्योंकि कार्बोनाइन बनता है, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना आपका कार्बोनाइन स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ पे अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हो है ना रिंग के ऊपर, तो भाई कार्बोनाइन उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो सही बात है। फिर बोला गया एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। आपको एसिडिटी का जो ऑर्डर दिया गया इसको आप ध्यान से समझना है। तो आपको क्या करना है बच्चा, सभी के अंदर H+ को बाहर निकालना है और नेगेटिव चार्ज लेके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी आएगी तो स्टेबिलिटी है ना, तो यहाँ से आप देखोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस दैट इज द कार्बोनाइन। तो यहाँ पे कार्बोनाइन जो बना उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, और स्टेबिलिटी हम जब चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, तो ये जो कंपाउंड दैट इज द एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी आएगी दैट विल बी द फोर्थ है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी आएगी फोर्थ की, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक है। फिर हम जाएंगे कि ये जो कार्बोनाइन है, अब इस पर देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, तो इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन दैट विल बी sp हाइब्रिडाइज है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर जो आएगा फोर्थ के बाद में आएगा फिफ्थ आपका ना। ओके, तो ये जो कार्बन है कार्बोनाइन है वो उसकी स्टेबिलिटी चेक करता है, तो पहले तो ये चेक करेंगे वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन पे है वो, तो वो sp हाइब्रिडाइज पे है। इस पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ना, ये है ना, तो ये sp हाइब्रिडाइज नहीं है, फिर और लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर आपका आएगा फर्स्ट, फिर आएगा आपका फर्स्ट, और फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ज़्यादा है, देन सेकंड एंड देन लास्ट में जो आएगा दैट इज द थर्ड। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर आएगा, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस वन इज दिस। अब ये नहीं है कि रेजोनेंस हो रहा है सर, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी से है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू द एरोमेटिसिटी जो हाईएस्ट स्टेबल है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आंसर विल बी द ABC फॉर दिस वन। ओके, इसकी बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपको दिया गया और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपको बताना है। तो इस वाले केस में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे हम देखेंगे ये नाइट्रोजन की लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नीचे -m लगा रहे होंगे ना, तो जबरदस्त ग्रुप है, -m लगा रहे होंगे, इसको खींच रहे होंगे नीचे की तरफ, ये क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे नीचे की तरफ। ठीक है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 छुटकू जुड़े हुए ना, मैं नाइट्रोजन हूँ, ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगे, अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे कोई रिपल्शन फील होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन बहुत छुटकू, इतना रिपल्शन फील नहीं करेंगे ना, इतने छुटकू से, और अगर यहीं पे ऐसे सेम टाइम के लगा दे तो रिपल्शन फील करेगा। तो यहाँ पे जो NO2 है अब ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा ना, ये बड़ा ग्रुप है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इधर देखो, अब यहाँ की जगह बड़े बड़े से हाथी जैसे कान लगा दे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, बाजू में 2 NO2 ग्रुप्स है, ठीक है, तो ये रिपल्शन, इससे यहाँ पे रिपल्शन फील होगा। ओके, तो इसका ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन फील होगा, तो ये NO2 ग्रुप्स हैं, ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, है ना, तो ये रोटेट कर जाएगा, जैसे रोट है ना, नाइट्रोजन की लोन पेयर है, अब ये रेजोनेंस नहीं करेगी, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप्स बड़े जुड़े हुए ना, और जैसे एक नाइट्रोजन मेरा हेड हो गया और यहाँ पे 2 बड़े बड़े हाथी जैसे कान हो गए, तो वो क्या करेंगे, इन हाथों से फिर रिपल्शन फील करेंगे। और इस वाले केस में क्या था, जैसे छोटे छोटे कान है ना, ईयर्स, तो रिपल्शन फील नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे SIR नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेरिक है ना, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या होगा, ये 2 मिथाइल ग्रुप थे, अब ये रोटेट कर जाएंगे इस तरह से, है ना, ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि जो ये कार्बन का ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन की लोन पेयर है जो ऑर्बिटल, दोनों आउट ऑफ प्लेन चले गए, तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो डिफरेंट प्लेन में चले गए, क्योंकि आपको रेजोनेंस होने के लिए सारे ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर अब इधर रेजोनेंस में रिंग के अंदर नहीं आएगी। तो आपको पूछा कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी की बात करो तो हाईएस्ट बेसिक की कौन सा होगा, हाईएस्ट बेसिक की फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों में नाइट्रोजन की लोन पेयर डिलोकलाइज हो रही है, अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है ये, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ड्यू टू द SIR इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो ये तो गलत हो गया, मतलब फोर्थ तो सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा, फोर्थ तो अगर करेक्ट ऑर्डर में बताऊं तो वैसे अगर ऑप्शन से करना चाहोगे तो ये तो गलत हो गया। ओके, हाँ,
ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑर्डर बता दूं, करेक्ट ऑर्डर में बताऊं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि लोन पेयर क्या फ्रीली अवेलेबल है। ओके, इसके उसके बाद में मैं बात करूं कि सबसे उसके बाद में देखो, और सबसे लीस्ट कौन सा आएगा, सबसे हाईएस्ट तो ये आएगा। अब NH2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठे हुए तो जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या लगा रहे होंगे -m, तो सबसे लास्ट में आएगा थर्ड आएगा। फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूं, यहां पे दो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, प्लस I लगा रहे हैं। ओके, मिथाइल है ना, प्लस I लगा रहे होंगे, 2 डिग्री है, मतलब इसको 3 डिग्री बोल दो या 2 डिग्री बोल दो। ओके, तो इससे अगर मैं बात करूं, मतलब यहां से अगर बात करोगे तो इसको क्या बोलो, इसको 1 डिग्री बोल दो, इसको 3 डिग्री बोल दो ना, कि दो ग्रुप प्लस I लगा रहे हैं। तो और ये आ जाएगा अपना फोर्थ के बाद में सेकंड एंड फर्स्ट, तो ये राइट ऑर्डर आएगा। डन, दिस इज राइट ऑर्डर फॉर दिस वन। फिर बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे पीकेबी का डिफरेंस कितना आएगा, बेसिसिटी का ना, पीकेबी का डिफरेंस, ये देखो ये है ना, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं जो कि वीक इफेक्ट लगा रहे होंगे, तो उतना तो कोई इसकी बेसिसिटी पे डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस पीकेबी में नहीं आने वाला, क्योंकि जो इसके नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं, हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल लगा दिए और मिथाइल लगाता है इंडक्टिव, जो कि वीक इफेक्ट होता है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। बट इसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो NO2 है ये -m लगा रहा होगा, और नाइट्रोजन की लोन पे रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट यहाँ पे डिलोकलाइज नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी बड़ा डिफरेंस आने वाला ना, दिस इज है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट डेटा पता ना करके एक कॉमन सेंस से भी सवाल को आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन इन फोर्थ, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट बोला गया, इसमें ज़्यादा है, रेजोनेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं है, क्योंकि SiR इफेक्ट की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पे नीचे की तरफ आएगी। अब आप कहोगे सर ये SiP इफेक्ट तो नहीं लगेगा इस पर, है ना, क्योंकि ये क्या करेंगे, रिपल्शन फील नहीं करेगा, ये इंट्रैक्शन फील करेगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन दिस, तो सही बात है, यहाँ पे रेजोनेंस है। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड फॉर मोर बेसिक देन थर्ड, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, ये NO2 ग्रुप जो स्टेरिक रिपल्शन फील करके आउट ऑफ प्लेन में चले गया, SiR इफेक्ट है ना, तो आंसर विल बी द C and D फॉर दिस वन, तो C D इज द आंसर फॉर दिस वन, है ना। तो इस तरह के कंसेप्ट को आपको समझ के GOC में अप्लाई करना था, है ना। तो और बाकी के PYQ खजाना में जाके पूरे है ना मेंस के ओके सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एडवांस के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर J1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया और अपनी टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग अगर J1 टीम से आप पढ़ना चाहते हो, तो आपके डिफरेंट बैचेस यहाँ पे है, तो अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग जाके ड्रॉपर बेस 11th प्लस 12th का JEE मेंस प्लस एडवांस का आपका बैचेस होते हैं, तो उसमें जाके आप इनरोल कर सकते हैं ना। ओके, बाय डाउनलोड, तो J1 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।